A very warm welcome to all of you over a very profound platform, that is JK Civil Services. So again, this is your teacher advocate Samuel Ring with a new topic and with a new video. हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो कॉजेज़ को पढ़ चुके हैं, रिवॉल्ट 1857 के कॉजेज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट जो हमारा है कि उसी रिवॉल्ट 1857 का कि इतना ज़्यादा जो है उसने शेक किया, ब्रिटिश की रूट को हिला के रख दिया, उसमें मिलिट्री कॉज बना, एक बहुत बड़ा फैक्टर बना, मिलिट्री कॉज बना, इकोनॉमिक कॉज फैक्टर बना, उसके बाद पॉलिटिकल कॉज फैक्टर बना, सोशल रिलीजियस कॉज फैक्टर बना। अब यहाँ पे फेलियर के हम कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे कि जो इतना इम्पॉर्टेंट जो ये रिवॉल्ट रहा इंडियन हिस्ट्री में, जिसने ब्रिटिश की जो बेस थी, उसकी फाउंडेशन जो थी, उसको हिला के रख दिया, वो इतनी आसानी से कैसे ब्रिटिश ने उसको कैसे जो है वो शांत कर दिया, इतनी आसानी से कैसे ब्रिटिशर ने उस रिवॉल्ट को जो है आप कह सकते हो वो फेल हो गया, उस रिवॉल्ट को जो है वो शांत कर दिया, कैसे उसको सप्रेस कैसे कर दिया, उसको कंट्रोल कैसे कर दिया, ठीक है, सप्रेस कैसे कर दिया। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ को देखना है सबसे पहले कि हमेशा होता क्या है कि जो चीज़ें हमारी ताकत बनती है वही चीज़ें हमारी जो है वो हमारी वीकनेस भी होती है। अगर हमारे इंडिया में अगर हमारी जो सबसे बड़ी जो नेशनल इंटीग्रेशन को बनाने में जो सबसे बड़ी हमारी जो एलिमेंट्स हमारी उसको बनाते हैं, वही हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को तोड़ने में भी उन्हीं का रोल जो आता है, उनका जो है फैक्टर भी वही बनते हैं, तोड़ने वाले फैक्टर्स भी वही बनते हैं, वीकनेस वाले फैक्टर्स भी वही बनते हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन को बनाने में जो फैक्टर्स बनते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे आएंगे, पहला वाला जो है टॉपिक है जिसमें ये चीज़ मेंशन है कि किस तरह से ये इतना ज़बरदस्त जो जा रहा था रिवॉल्ट 1857। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर रिवॉल्ट 1857 सक्सेस हो जाता तो कहीं ना कहीं जो आज हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं शायद थोड़ा सा डिफरेंट होता, कुछ और हिस्ट्री हम पढ़ रहे होते, कुछ हिस्ट्री का जो है कुछ और जो है जो हम कह सकते हैं एक कहीं और हिस्ट्री जा चुका होता। बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये फेल हो गया, और फेल किन वजूहात की वजह से, किन रीजंस की वजह से फेल हो गया, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिले लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे सबसे पहले देखें हम लैक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे वॉर है, यहाँ पे वॉर है, और वॉर में क्या किया जाता है, वॉर किस चीज़ से किया जाता है। इसका मतलब है आपको क्या चाहिए, आपको आर्म्स चाहिए, आपको एम्यूनिशन चाहिए, आपको वेपन्स चाहिए। उसके बाद इसका मतलब ये है कि आपको एक्सपेंस करना है, और आपको एक्सपेंस करना है इसका मतलब है आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास मनी होना चाहिए। आपके पास वही मनी क्या कहते हैं हम, जो हमारा एक्सपेंस आता है उसी को हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहते हैं। कि हमें वॉर करना है, हमें सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, हमें उसके बाद वॉर किससे करना है, वॉर के लिए हमें वेपन्स चाहिए, वॉर के लिए हमें एम्यूनिशन चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा, वो हमें एक्सपेंस करना है। तो एक्सपेंस ही हमारा जो है वो एक्सपेंस जो करेंगे वॉर को लड़ने के लिए वो हमारा इकोनॉमिक रिसोर्सेज में फॉल करता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि जो इतने ज़्यादा जो रेवोल्यूशनरीज थे, इतने ज़्यादा जो रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी जिनको हम कहेंगे, जो ये प्रोटेस्ट जो है रिवॉल्ट 1857 वाला वॉर ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके पास जो था इकोनॉमिक रिसोर्स की कमी थी। इकोनॉमिक रिसोर्सेज उनके पास थे ही नहीं उस तरीके के कि वो जो है ब्रिटिश के खिलाफ जो है बैटल जो है एक अच्छे तरीके से लड़ सकते। उसके बाद यहाँ पे आ गया कि ये तो ठीक है, ये तो एक बहुत बड़ा इसका मतलब है एक फैक्टर बना है। आप देखिए स्टिक्स के साथ, आप जो है तलवारों के साथ हैं, उनके साथ थोड़ी आप जो है इतनी माइटी, इतनी वेल ट्रेंड, मिलिट्री ट्रेंड जो है ब्रिटिश की आर्मी जो थी उसके साथ आप वॉर तो लड़ने के लिए बैटल फील्ड में तो उतर जाएंगे, बट ये आप गुमान ना रखें कि आप जो है आपकी विक्ट्री होगी। इसका मतलब ये है कि पहला ही यहाँ पे एक फैक्टर एक जो है उसने ही जो है फेलियर में कंट्रीब्यूशन डाल दिया कि भाई उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्स ही नहीं थे इंडियंस के पास, जिसकी वजह से वो बैटल कैसे जीत पाते ब्रिटिशर के अगेंस्ट। उसके बाद आया कि इन्होंने क्या किया, जो ये क्रांतिकारी थे जितने भी, यहाँ पे आपने ध्यान में एक चीज को रखना है कि एक एरिया में अगर रिवॉल्ट होता था, उसके बाद फिर दूसरे एरिया में वो फैला, फिर तीसरे चौथे पांचवें एरिया में ऐसे ही वो क्या करता गया, फैलता गया। ठीक है,
अब यहाँ पे इसका मतलब यह है कि ब्रिटिशर्स को उनके जो सीनियर्स ऑफिसर्स आर्मी में होते थे, चाहे वो उस टाइम में जो भी रैंक ऑक्युपाई करते थे, वो क्या करते थे, वो अगर किसी एरिया में डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है, किसी एरिया में जो है क्रांतिकारी उतर चुके हैं जो है सिटी में या विलेजेस में, तो ब्रिटिशर्स को वो कम्युनिकेशन के थ्रू जो है, जो भी उस टाइम में मोड रहा था कम्युनिकेशन का, उसके ज़रिए वो क्या करते थे, उनको वो मैसेज मिल जाता था, पता चल जाता था। उसके बाद वो फिर क्या करते थे, वहां उस एरिया की अपराइजिंग, उस एरिया में जो प्रोटेस्ट होता था उसको दबाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए वो अपनी आर्मी भेजते थे उस एरिया में। इसका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब है कि उस टाइम में जो भी मोड्स रहे होंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के, वो बिल्कुल स्मूथली चले, वो वैसे के वैसे ही रहे। उसमें क्रांतिकारियों ने कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी डिसरप्शन क्रिएट नहीं किया, जो भी ये प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके खिलाफ, ब्रिटिशर के खिलाफ। तो इसका मतलब है ब्रिटिशर्स के लिए आसान हो गया कि इस एरिया में क्या हो रहा है, उनको उसका मैसेज मिल जाता था, पता चल जाता था, उनको उसका इंफॉर्मेशन मिल जाता था। उसके बाद उस एरिया में वो जो है आसानी से भेज पाते थे अपनी जो भी उनकी रेजिमेंट्स होते थे, जो भी सोल्जर्स होते थे। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें कि अगर क्रांतिकारियों ने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को उस टाइम में डिसरप्ट कर लिया होता तो शायद ब्रिटिशर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। एक एरिया में प्रोटेस्ट फैला, दूसरे एरिया में उसका असर हुआ, तो ब्रिटिशर के लिए बहुत, उनको पता ही नहीं चलता किस एरिया में क्या हो रहा है, और वो तो कंट्रोल करने, उन दूसरे एरिया में कंट्रोल करना, अपनी रेजिमेंट को दूसरे एरिया में भेजना, वो तो फिर बहुत दूर की बात हो जाती। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तो ये भी एक फैक्टर बना जिसकी वजह से रिवॉल्ट 1857 फेल हो गया। उसके बाद लैक ऑफ कॉमन लीडरशिप, बिल्कुल आप देख लीजिए इनके पास जो है ये लीडर्स थे। हाँ, यहाँ पे जो इस साइड मैंने लिखा हुआ है ये जो है ये एक्चुअली क्या थे, दे वर मिलिट्री वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो है इस साइड के, और ये जो थे ये लीडर्स थे इंडियन, जो भी क्रांतिकारी थे उनके। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि किसी एरिया में जो है तांती टोपे जो है, या नाना साहेब है, या रानी लक्ष्मीबाई है, अलग अलग लीडर्स जो है अलग अलग एरियाज में लीडर्स वहाँ पे लीडरशिप जो है वो कर रहे हैं। उनका कोई कॉमन लीडरशिप नहीं था, जो पूरे के पूरे उस रिवॉल्ट 1857 जो भी कॉजेज की वजह से वो इकट्ठा होके जो इतना बड़ा वो बना, उसको कहीं जो है हम इसको कहेंगे पॉइनर मीन जो आगे जो है बताता है हमें पाथ की, ठीक है हम तो बैटलफील्ड में उतर चुके हैं ब्रिटिशर के खिलाफ, अब हमें गाइड करने वाला कोई ना कोई पॉइनर होना चाहिए, एक ही होना चाहिए वो। उनके पास तो लीडरशिप, तो लीडर्स तो बहुत थे, बट कॉमन लीडरशिप की कमी थी। कहने का मतलब ये है कि एक लीडर जो है इस एरिया में है, दूसरा लीडर इस एरिया में है, अलग अलग एरियाज में अलग अलग लीडर थे। इसका मतलब है उनकी जो स्ट्रैटेजीज थी वो अलग अलग थी, उनकी जो प्लानिंग थी वो अलग अलग थी। इसका मतलब ये है कि कॉमन लीडरशिप की वहां पे कमी थी। लीडरशिप क्या होनी चाहिए थी, लीडरशिप उनकी कॉमन होनी चाहिए थी, शायद फिर कुछ बात बन पाती। तो यहाँ पे कॉमन लीडरशिप ना होने की वजह से उनको बहुत बड़ा जो है हार का सामना करना पड़ा। देन लैक ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल अब बोलोगे सर कैसे, उनका मकसद तो था ब्रिटिशर्स को भगाना, उनके पास तो ऑब्जेक्ट था, मकसद तो था उनके पास, नहीं मकसद तो था बट फार्मर्स का हमने पढ़ा, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो डिससेटिस्फाई है ब्रिटिशर से। उसके बाद जो है ये लोकल रूलर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो डिससेटिस्फाई है। उसके बाद रिलीजियस लीडर्स ले लो आप, आर्टिजन्स ले लो आप। अब ये जो सारे के सारे जो है ये तो हम मानते हैं ये इन सब का अपना अपना एक मकसद था, बट इनका कॉमन मकसद नहीं था, इनका एक नहीं था सबका। फार्मर अपनी प्रॉब्लम के लिए लड़ रहा है, पीजेंट अपनी प्रॉब्लम के लिए, आर्टिजन अपनी प्रॉब्लम के लिए, जो लोकल रूलर्स थे अपनी प्रॉब्लम के लिए, जो मिलिट्री जो है, जो सोल्जर्स थे उस टाइम में जो थे, जो सिपाही थे, वो अपनी प्रॉब्लम के लिए लड़ रहे हैं। इसका मतलब है ये सारे सभी के सभी जो भी इसमें इन्वॉल्व हुए थे वो अपने अपनी प्रॉब्लम के लिए लड़ रहे थे। तो इसका मतलब है कि व्हाट दे लैक्ड वाज अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं था वहां पे, एक ही चीज जो थी जो उनको थोड़ा सा आपस में मिला रही थी कि उनका जो ग्रीवियंसेस था वो किसके खिलाफ था, वो एक ही था उनका एनिमी, तो दो ब्रिटिशर्स थे, बाकी उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग थे। तो अगर ऑब्जेक्टिव्स उनके सेम होते, कॉमन होते कि ठीक है यार हमारा कॉजेज अलग अलग हैं, हम अगर हम अपना ऑब्जेक्टिव एक बनाएंगे कि इकट्ठा होके कॉमन लीडरशिप के अंडर क्या करेंगे, कॉमन ऑब्जेक्टिव बना के इनको यहां से जो है एक्सपेल करने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम देखें
नॉट लार्ज स्केल। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है आपने। हमने बड़ा लार्ज स्केल में हुआ था। आपको इस चीज़ का थोड़ा सा आपको पता करना है कि जो जितनी भी पॉपुलेशन उस टाइम में इंडिया की थी उसमें से लेस देन 10% जो पॉपुलेशन था वो पार्टिसिपेशन कर रहा था किसमें, रिवॉल्ट 1857 में। तो लेस देन 10% बहुत कम होता है। उसके बाद जो एरिया में ये फैला था वो एरिया में फैला था लेस देन 23% लेके चलो कि 23% से भी कम जो था वो एरिया, मैक्सिमम एरिया 23% नहीं, सॉरी नॉट 23%, लेस देन 25% जो है एरिया में ये फैला हुआ था। इसका मतलब है ये जो है इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन लेस देन 10% बहुत कम था। और उसके बाद जो है ये एरिया में फैला कितना हुआ था, कितना एरिया इसने जो है, कितना एरिया जो है इस रिवॉल्ट ने एनगल्फ किया था, अपनी चपेट में लिया था, वो भी बहुत कम था, 25% से कम था। तो इसका मतलब है ये तो बहुत कम है। तो लार्ज स्केल कैसे हुआ? ये तो लार्ज स्केल हुआ ही नहीं। आपने देखा होगा कि इट वाज एक्चुअली जो है नॉर्थ सेंट्रल जोन में ही था। तो नॉर्थ सेंट्रल सेंट्रिक बना हुआ था, नॉर्थ सेंट्रिक था ये, बस और कुछ नहीं। बाकी एरियाज जो थे वो अनअफेक्टेड थे, वो अफेक्टेड नहीं थे, वो ज़्यादा उनका असर नहीं वो पड़ पाया। रिवॉल्ट जो है 1857 का असर उनके पर नहीं पड़ पाया। ये एरियाज जो थे, ये वाला जो साइड था, ये वाला साइड जो है, इस साइड में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं एक सेंटर बना था रिवॉल्ट 1857 का। ठीक है, ये एरियाज कुछ यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हैं, झांसी है, लखनऊ है, मेरठ है, ठीक है, दिल्ली है, ग्वालियर है, ठीक है, गोरखपुर है। तो ये एरियाज में इसका मतलब है कि जो है जब हम कॉजेज पढ़ते हैं तो कॉजेज में तो हमें लगता है कि ठीक है ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपने एक चीज को ध्यान में लेके चलना है। बच्चे मोस्टली क्या करते हैं कि जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उस टॉपिक में क्या होता है कि जब हम किसी फैक्टर्स को पढ़ते हैं उसके बाद जब क्रिटिसिज्म में आते हैं या फेलियर में आते हैं, वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक चीज़ पहले वाले टॉपिक में है और दूसरी चीज़ दूसरे टॉपिक में टोटली डिफरेंट है। आपने क्या करना है, जब आप फेलियर्स पे आएंगे ना तो आपको ये समझ लेना है कि ये आपने फेलियर्स को ही डिफाइन करना है। यहाँ पे आपने मिक्स नहीं करना है कॉजेज को, जो हमने रिवॉल्ट 1857 के पढ़े। यहाँ पे हम कॉजेज नहीं पढ़ रहे हैं अभी, यहाँ पे हम किसको पढ़ रहे हैं, फेलियर्स को पढ़ रहे हैं। तो इस यहाँ अगर आप सपोज करो, जैसे मोस्टली क्या होता था जब हम किसी की थियरी पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में या बाकी किसी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में या किसी भी कोई भी सब्जेक्ट में किसी साइंटिस्ट है या कोई भी है, उसकी हम जब थियरी पढ़ते हैं उस थियरी के बाद उसका क्रिटिसिज्म भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जब हम थियरी पढ़ते हैं तो उस टाइम पे उसके एडवांटेजेस हमने डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो उस टाइम में हम वो तो चीज़ तो हम लेके चलते हैं कि उसके एडवांटेजेस हम डिफाइन करते हैं। ठीक, बट जब हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो आपने क्रिटिक बनना है, वहाँ पे क्रिटिक बनना है, उसको क्रिटिसाइज ही करना है वहाँ पे, फिर पॉइंट्स आपको समझ आएंगे। इसका मतलब है यहाँ पे कि हमने पीछे पढ़ा कि लार्ज स्केल में हुआ था, इसलिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो है फॉल करता है इतना ज़्यादा। भाई अगर हम ऐसे देखें पॉजिटिव वे में तो इतने बड़े इन एरियाज में, ठीक है, इन एरियाज में हुआ ये, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी बात थी। अगर हम पॉजिटिव वे में देखें कॉजेज में, नॉट फेलियर, एज अ फेलियर नहीं देखे, अगर हम सिर्फ देखें कॉजेज किसकी वजह से हुआ, लार्ज स्केल हुआ, तो अगर उस हिसाब से हम देखें 25% जो है एरिया में एरियाज इसमें अफेक्ट हुए तो हमें फिर लगेगा कि बहुत बड़ा फिगर है। और देखेंगे 10% जो है 10% से कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो हमें लगेगा नहीं बहुत बड़ा फिगर है ये। बट कहने का मतलब ये है कि जब हम पॉजिटिव वे में इसको देखेंगे, पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, कॉजेज जब रिवॉल्ट 1857 के हम पढ़ते हैं तो हमें ये लगेगा लार्ज स्केल है। ठीक है, बट जब फेलियर में आता है तो वही चीज़ हमें क्या लगती है, कम लगती है, क्योंकि ये बिल्कुल वो तो ऑब्वियस है कम है क्योंकि इसको आसानी से ब्रिटिशर ने कंट्रोल कर दिया। तो एक्चुअल में एम्फेरिकली, ठीक है, प्रैग्मेटिकली इट वाज नॉट अ लार्ज स्केल वॉर। ठीक है, इट वाज नॉट अ लार्ज स्केल बैटल, प्रोटेस्ट नहीं था ये। ठीक है, देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ब्रिटिशर्स के पास क्या था कि ब्रिटिशर के पास व्हाट देवर विद वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। उनके पास जो वेपन्स थे वो सबसे आला दर्जे के वेपन थे, सबसे अच्छे वेपन थे उनके पास, जो मोस्टली हेल्प किया उनको उन वेपन्स ने इंडियंस को क्या करना, इंडियंस को हराने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपने देखना है कि जितने भी यहाँ पे जो लीडर्स थे उस टाइम पे हैं, ये लीडर्स थे वो कोई मिलिट्री ट्रेंड नहीं थे, उन्होंने कोई इस तरीके की बैटल नहीं लड़ी थी। उनका यहाँ पे क्या वर्सेस था, यहाँ पे आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे आप देखिए
इंडियन जितने भी लीडर्स थे दे वर इमोशनली अटैच्ड। वो तो कॉज बना, ठीक है, इकट्ठा तो हो गए, मेला तो लग गया, बहुत बड़ा मेला, इकट्ठा हो गए, ठीक है, मगर यहाँ पे क्या हुआ, वो जीत नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इकट्ठा होना, लाखों में आप इकट्ठा होते हो, फिर उसके बाद जो विन करोगे आप, तो उसके लिए तो क्वालिटी चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है। तो वो तो सारे के सारे इमोशनली अटैच थे, उस बेस पे वो बैटल फील्ड में उतरे, बट यहाँ पे वो नहीं चीज़ चलती। यहाँ वहाँ पे क्या चली, वहाँ पे यही चला कि जितने भी वो ब्रिटिशर्स के जो ऑफिशियल्स थे, जो लड़ रहे थे, या उनके जो थे हेड, जो लीड कर रहे थे, दे वर मिलिट्री ट्रेंड थे। तो भाई ये जो लोग थे, ये कोई उनके लिए कोई कंपटीशन थे ही नहीं, कोई इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं था, क्योंकि ये एक्सपीरियंस कर चुके थे वॉर का। इनको पता था कि किस तरह से वॉर जीती जाती है, इनको पता था कि क्या पॉलिसीज, किस तरह से प्लानिंग करके कैसे उनको एग्जीक्यूट करना है, कैसे वॉर विन करना है, उस एरिया में क्या करना है, किस एरिया में कितना आर्मी भेजना है, किन वेपन्स के थ्रू, ठीक है, किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को आप अपने जो है उसमें इन्फ्लुएंस में लेंगे, किस उसका यूज़ करके। जैसे यहाँ पे एक बड़ा कॉमन था कि उस टाइम में कुछ ऐसे लोग थे, लाइक कुछ ऐसे फार्मर्स थे जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड था, लैंड लॉर्ड्स जिनको कहते हैं हम, ज़मींदार, उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा था, वो वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया ही नहीं। मिडिल क्लासेस, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो बढ़ रहे थे आगे, जो ब्रिटिशर्स की अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे थे, ठीक है, वो भी इस वॉर से दूर रहे, उनका कोई इसके साथ लेना देना नहीं रहा। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मनी लेंडर्स आगे जो लोन देते थे इनको, हमने इकोनॉमिक फैक्टर में पढ़ा था, जो कर्जा उनको दे रहे थे फार्मर्स को, तो वो भी इसमें नहीं आए, क्योंकि उनको ब्रिटिशर से बेनिफिट हो रहा था, वो इसमें क्यों आते हैं। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये लोग जब आए, ठीक है, ये इमोशनली आए, ये तो पहले से जंग के एक्सपीरियंस कर चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया के बाहर भी बहुत सारी जगहों पे ये लोग लड़ चुके थे, वॉर को देख चुके थे, इनके पास सारी जो है टेक्निक्स थे, वॉर को कैसे जीतना है, कैसे कंट्रोल करना है, किस पर्सन को आपने, जैसे मोस्टली मैंने बताया आपको कि कुछ लोग जहाँ पे ब्राइब के जरिए जो है बिक गए मीन्स ब्रिटिशर ने उनको क्या दिया, लालच दिया कि आप इस एरिया में, लोकल रूलर्स ने भी उनको हेल्प किया, ब्रिटिशर को उनको लालच दी कि भाई आप हमारे साथ आ जाइए, रिवॉल्ट को सप्रेस करने में हमें हेल्प कीजिए, रिवॉल्ट को कंट्रोल करने में हमें हेल्प कीजिए, हमारा साथ दीजिए, आपको हम अलग अलग जो है क्या देंगे, अलग अलग प्रिविलेजेस देंगे, बेनिफिट देंगे आपको, ठीक है। उस बेस पे वो लोग ब्रिटिशर के साथ चले गए। तो ये तो वॉर में जो है, वॉर में यही चीज़ तो देखी जाती है, ठीक है। वॉर में थोड़ी आप वो एथिक्स या मोरालिटी को उसमें लेके आप चलेंगे, ठीक है। तो वॉर में ये जो थे उसके लिए इनके पास वो सारी टैक्स थे, इनके पास जो स्ट्रेटजीज थी वो इनके पास थी सारी की सारी, तो इसीलिए ये लोग हार गए, ठीक है। सो आई होप कि ये वाला जो टॉपिक है फेलियर वाला आपको यहाँ पे समझ आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें रहता है, वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, तो आप ये आपको, आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा। ये जो है सारा का सारा आपने देखना है, फेलियर इसका मतलब है कमी, उनमें खामियां थी, उनमें जो है कमियां थी, उन कमियों की वजह से वो लोग क्या हो गए, वो लोग उन कमियों की वजह से है वो हार गए, ठीक है। क्योंकि उनका जो मुकाबला था, मैंने वही कहा, इट वॉज अ वॉर बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इनके पास अगर क्वांटिटी थी, उनके पास क्वालिटी थी, तो उसकी वजह से वो है। और खुद की भी इनकी जो है बहुत सारे जो ड्रॉबैक्स रहे, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं थी उनके पास, वेपन्स नहीं थे उनके पास, पैसा नहीं था उनके पास, लीडरशिप की कमी थी, और ठीक है। तो बाकी कुछ पॉइंट्स है वो मैं अभी इसमें पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो यहाँ पे फेलियर्स पे हमने किए थे कुछ पॉइंट्स, ठीक है। अभी बाकी पॉइंट्स रहते हैं, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। जो रिवॉल्ट 1857 का जो हमारा उसमें जो कॉजेज़ है कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से रिवॉल्ट 1857 फेल हो गया, हमने पढ़ा, अभी तक पीछे डिस्कस हमने कर दिया कि उनके पास उतनी ज़्यादा जो है अच्छे वेपन्स नहीं थे, कॉमन जो है उनके पास लीडरशिप नहीं थी, कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं था, उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी। सो उसके बाद ये कहता है कि यहाँ पे कुछ और भी जो है हम जो है कह सकते हैं फैक्टर्स बने जिसकी वजह से रिवॉल्ट 1857 वॉज अ फेलियर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखें 6 जो है, 6 ने मोस्टली इस रिवॉल्ट 1857 को सपोर्ट नहीं किया, वो इससे थोड़े से जो है वो दूर रहे, और जो है वो भी एक बहुत बड़ा जो है
एक ग्रुप जो है सिक्स का था, और जो भी क्या रहा इस रिवॉल्ट में जो है उसका कोई पार्टिसिपेशन, कोई सपोर्ट उसका नहीं रहा, वो इससे दूर रहा। ठीक है, अब उसके क्या रीजंस थे वो हमने ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। अगर थोड़ा सा मैं लेके चलूँ कि उनका रीजंस क्या था, कि उनका जो प्रीवियस जो उनके रहे थे एक्सपीरियंसेस या उनका जो थोड़ा बहुत हिस्ट्री रहा था उसकी वजह से वो ऐसा कोई फैक्टर नहीं था जो उनको जो है वो क्या करता, उनको मोबिलाइज करता, उनको जो है जो उसको ज़्यादा जो है मस्टर करता उनको रिवॉल्ट 1857 को सपोर्ट या पार्टिसिपेट करने में। तो जिसकी वजह से उनकी खुद की ही जो है लेगेसी जो है उतनी अफेक्ट हो चुकी थी, उनकी खुद की ही हिस्ट्री जो है, लेगेसी जो है उनका थोड़ा सा उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने इसमें कोई जो है पॉजिटिव जो है एटीट्यूड, अपना पॉजिटिव अप्रोच इस रिवॉल्ट में शो नहीं किया। अब तो ये एक फैक्टर बनता है फेलियर का। अब उसके बाद मिडिल क्लास की हम बात करें तो मिडिल क्लास मैंने आपको बताया था ये ऐसा सेक्शन था उस टाइम में इंडियन सोसाइटी में जो काफ़ी जो है वेल टू डू था, काफ़ी एफ्लुएंट था, काफ़ी पढ़े लिखे थे, और जो है उनके पास जो आइडिया थे वो भी बहुत अच्छे थे, और उन्होंने ही कहीं ना कहीं जो है मिडिल क्लास ने कहीं ना कहीं इंडिया में जो है एक मॉडर्नाइजेशन की जो है बेस डाली, और वही जो है सेक्शन जो है वो दूर रहा किससे, 1857 से, और वही सेक्शन ने 1857 में कोई जो है उन्होंने रोल इसमें अपना अफर्मेटिव रोल उसमें नहीं शो किया। सो वो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर प्लानिंग की, प्रॉपर प्लानिंग मैंने आपको बताया था यहाँ पे एज फार एज फेलियर ऑफ रिवॉल्ट 1857 was concerned, it was a war between qualitative and quantity है। क्वालिटेटिव कोई चीज़ जो क्वालिटी है, जिसमें क्वालिटी है, ठीक है, किसी चीज़ में क्वालिटी है या किसी चीज़ में क्वांटिटी है। सो क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी था यहाँ पे। क्वांटिटी जो है इंडियंस के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी, बहुत ज़्यादा इंडियंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स की आबादी उतनी ज़्यादा नहीं थी, उन फोर्सेस की इतनी आबादी नहीं थी, बट उनके पास क्वालिटी थी। जो हमने उसमें पढ़ा, उनके पास इतने वेल ट्रेन मिलिट्री ऑफिसर्स थे जो वॉर के एक्सपीरियंसेस ले चुके थे, और उनका किसके साथ था, उनका एक कॉमन जो है इंडियन लीडर्स के साथ था, जिनके पास उतने वॉर्स को लेकर उतने कोई टेक्निक्स नहीं थे, उनके पास प्लानिंग नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहता है कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, इट वाज लाइक अ मेला, एक बहुत बड़ा मेला था रिवॉल्ट 1857 का, जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडियंस ब्रिटिशर के खिलाफ। और उस मेला जो इतना बड़ा था, जिसमें फार्मर्स भी है, आर्टिजन्स भी है, उसमें रिलीजियस लीडर्स भी है, उसमें सिपाही भी है, उसमें इंडियन रूलर्स भी है, लोकल रूलर्स भी है, सारे जो है इकट्ठा होकर ब्रिटिशर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट इट वाज लाइक अ मेला जहां एक भीड़ थी और कुछ नहीं था, उसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, कोई प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं थी, कॉमन लीडर नहीं था, उनके पास एम्स नहीं थे, ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो तो ऑब्वियस यहाँ पे क्या हो जाता कि रिवॉल्ट 1857 जो है फेल होना ही था। सो आई होप कि आपको ये रिवॉल्ट 1857 जो है फेलियर का हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, कंक्लूड होता है, आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये जो है एक क्या रहा, एक फेलियर रहा, फेल हो गया। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट हमारे टॉपिक में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप कि आपको ये समझ आ चुका है, और इसी के साथ सी यू एंड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।